स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में तड़ित झंझा, तड़ित चालक की कहानी, तड़ित चालक का कार्य, तड़ित झंझा के नुकसान, तड़ित झंझा के दौरान सुरक्षा, आवेश और आवेश के प्रकार, सब कुछ सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपसे कोई पूछ दे तड़ित क्या है, तड़ित किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखकर आ जानी है, आसानी से नंबर मिल जाएगी। तड़ित लाइटिंग। तड़ित का मतलब देखा जाए तो बिजली चमकना, गाज, आकाशीय विद्युत, चिंगारी के साथ लाइन, आसमानी बिजली या यूँ कहिए तो चिंगारी। तो इसको परिभाषित हम ऐसे कर सकते हैं कि आसमान से बादलों के टकराने की वजह से निकली हुई चिंगारी या फिर बिजली तड़ित कहलाती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है और वही चिंगारी को आप क्या कहेंगे, तड़ित कहेंगे। चिंगारी के साथ साथ बिजली भी निकलती है तो उस बिजली को आप क्या कहेंगे, तड़ित कहेंगे। ठीक है, तो आसमान से इस तरह की बिजली निकलती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं कि कड़कड़ाहट के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के मिलने से बहुत तेज प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, जिसे तड़ित कहते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो समझते हैं तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म। तड़ित झंझा का मतलब देखा जाए तो आंधी तूफान, कड़कत, बिजली और तेज ध्वनि के साथ वाली आंधी या फिर आंधी पानी। तो पीछे अभी हमने ही बताया, तड़ित का मतलब चिंगारी या फिर बिजली, और झंझा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, तूफान, आंधी, हवा का झोंका, अंधड़, बारिश या फिर आंधी पानी, कड़कत या आंधी तूफान। तो इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि गरजने के साथ बहुत तेज आने वाली बारिश तड़ित झंझा कहलाती है। यानी सरल भाषा में कहें तो तड़का मड़का के साथ अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको ही हम कहेंगे तड़ित झंझा। ठीक है, इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं, चिंगारी या बिजली के साथ बहुत तेज़ आने वाली बारिश तड़ित झंझा कहलाती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बिजली चमकने के साथ साथ होने वाली बारिश तड़ित झंझा कहलाती है। आप अपने अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। तड़ित झंझा का दूसरा नाम विद्युत तूफान, चमक युक्त तूफान, गर्जन वाला तूफान या गरज के साथ आने वाला तूफान भी कहा जाता है। अब समझते हैं तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर। आकाशीय बिजली से बचने के लिए ऊंचे इमारतों, भवनों, छत पर लगाई गई धातु की एक नुकीला सिरा तड़ित चालक कहलाती है। कहने का मतलब ये है, ये जो आप महल देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो नुकीला दिख रहा है, ये धातु की क्या है, एक रड लगाई हुई है। और ये क्या करता है, जब आसमान से तड़का मड़का के समय जो बिजली गिरती है उसको ये आकर्षित करती है, और आकर्षित करके यानी अपनी ओर खींच करके ये धीरे धीरे ज़मीन में भेज देती है, और इस तरह से जंतुओं को, मानव सहित जितने भी जंतु हैं, उनको ये रक्षा करती है। ठीक है, तो और ये जो है इमारतों पर, भवनों पर, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों पर ये लगाया जाता है। ठीक है, और तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साल 1749 ईस्वी में की थी। अब समझते हैं तड़ित चालक की कहानी, अ स्टोरी ऑफ लाइटिंग कंडक्टर। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साल 1749 ईस्वी में की थी, लेकिन 1752 ईस्वी में बताया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी एक ही प्रकार की परिघटना है। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आकाशीय बिजली क्या होती है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह अनुमान लगाया कि आकाशीय बिजली और सामान्य बिजली में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए 1752 ईस्वी में पतंग प्रयोग किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
बादलों से बिजली आकर्षित करने के लिए एक लोहे की कुंजी को एक गीले रेशमी धागे से बांधकर एक पतंग उड़ाई। जब बादलों से बिजली पतंग पर गिरी तो लोहे की कुंजी में विद्युत आवेश आ गया। उन्होंने महसूस किया कि यह वही आवेश है जो सामान्य बिजली में होता है। इस प्रकार यह प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि आकाशीय बिजली भी विद्युत का ही एक रूप है। इस खोज के बाद फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी ऊंची इमारत के ऊपर नुकीली धातु की छड़ लगाई जाए और उसे एक तांबे की तार के माध्यम से ज़मीन में गहराई तक दफन कर दिया जाए तो यह बिजली को सुरक्षित रूप से धरती में प्रवाहित कर सकती है और लोगों को बचा सकती है। ये था तड़ित चालक की कहानी। उम्मीद है आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। अब समझते हैं तड़ित चालक का कार्य। वर्क ऑफ लाइटिंग कंडक्टर। तड़ित चालक के निम्नलिखित कार्य हैं। तड़ित चालक की नुकीली छड़ विद्युत क्षेत्र को केंद्रित करती है और आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है। कहने का मतलब ये है, जो नुकीला जो छड़ होता है वो आकाशीय बिजली को अपनी ओर केंद्रित करती है और अपनी ओर खींचती है, और बिजली तांबे या एल्युमिनियम के तार से होकर ज़मीन में चली जाती है, जिससे भवन का कोई नुकसान नहीं होता है। यह प्रणाली भवन को आग, शॉर्ट सर्किट और अन्य खतरों से बचाती है। आजकल गगनचुंबी इमारत, संचार टावरों, हवाई अड्डा और बिजली संयंत्रों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली की प्रवाह से बचाया जाए। तड़ित चालक से असंख्य जान माल की रक्षा होती है। तड़ित चालक का मुख्य कार्य है बिजली के आवेश को जमीन में प्रवाहित करना, जिससे इमारत और उसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रहें। अब समझते हैं तड़ित झंझा के नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ थंडर स्टोर्म। यह बिजली बेहद खतरनाक होती है और घातक भी हो सकती है। घातक भी हो सकती नहीं है, होती है। इससे हो सकता है हृदय का गति रुकना। हृदय का जो गति है, अगर वो धड़क रहा है तो अचानक से रुक सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जलना, मृत्यु। ठीक है। बिजली गिरने से लोगों की जाने जा सकती है, जाने जा सकती नहीं है, जा सकती है। यह गंभीर चोट आ सकती है, गंभीर चोट भी लग जाता है। ठीक है। खुले मैदानों में चर रहे पशु पर बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो सकती है। बिजली गिरने से घर, जंगल और खेतों में आग लग सकती है। बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। प्लीज़ इससे दूर रहें। मोबाइल टावर, इंटरनेट और संचार नेटवर्क खराब हो सकती है। फसलों का नुकसान। बिजली गिरने और तेज़ बारिश से फसल नष्ट हो सकती है। इमारतों का नुकसान। ऊंची इमारतों पर बिजली गिरने से वे क्षतिग्रस्त हो सकती है। वाहनों का नुकसान। चलते वाहन खासकर धातु के बने होते हैं, बिजली गिरने से प्रभावित हो सकती है। जल स्रोतों पर असर। बिजली गिरने से तालाब, नदी और जलाशयों में करंट फैल सकता है। मानसिक और आर्थिक प्रभाव। बिजली गिरने से लोग डर कर तनाव में रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधों से दूर रहे, अचानक मृत्यु भी हो सकती है और इससे बचने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। ठीक है। अब समझते हैं तड़ित झंझा के दौरान सुरक्षा। किसी पक्की इमारत या वाहन के अंदर जाएं जिसकी कठोर छत हो। ऊंचे पेड़, खुले मैदान, पहाड़ियों, जल स्रोतों के पास न खड़े हो। छतरी, साइकिल, तार, पोल को न छुएं। जब बहुत तेज़ बारिश और कड़क रही होती है उस समय आपको छत्ता लेकर के बाहर नहीं निकलना है, साइकिल नहीं चलाना है, तार को नहीं छूना है, पोल को नहीं छूना है। ठीक है।
और तड़ित झंझा के दौरान टीवी, मोबाइल, चार्जिंग, कंप्यूटर आदि से दूर रहे, इनका उपयोग न करें। पेड़ों, खंभों या अन्य ऊंची संरचनाओं से दूर रहें जो बिजली को अपनी ओर खींच सकती है। यदि कोई आश्रय ना मिले तो पैरों को आपस में जोड़कर जमीन पर बैठें, लेकिन लेटे नहीं। खिड़कियां और दरवाजे तेज हवा और बिजली से बचाव के लिए इन्हें बंद रखें। किसी को बिजली का झटका लगे तो तुरंत मेडिकल की सहायता प्राप्त करें। गरज की सुनाई देना किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का चेतावनी है, तो इसका पालन करें। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतिज्ञा कीजिए। यदि आप कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लें। तड़ित झंझा के दौरान अगर आप बाहर खुले में हैं तो ध्यान दीजिएगा, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य, मशीनों, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, बड़े बड़े वृक्षों के पास नहीं जाइए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से दूर, काफ़ी दूर खड़े रहें। तड़ित झंझा के दौरान अगर आप घर के भीतर हैं तो ध्यान दीजिए, तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, पर कुछ देर खातिर इनसे कोई हानि नहीं होती है। टेलीफोन से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं आवेश। सर्ज भी होता है और चार्ज भी होता है और भी होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। जब इसको 2-4 दिन तक देखिएगा तब आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरू में आपको ये समझ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि आवेश जो है एक भौतिक गुण है जो पदार्थ के कणों, कहाँ पाया जाता है? पदार्थ के कणों। तो पदार्थ के कणों कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो आवेश है वो कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों में पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आवेश कहाँ होता है तो आप कह दीजिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है, ठीक है। इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित, कोई भी वस्तु है आपके पास, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या को आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश का प्रवाह जो है विद्युत धारा कहलाता है। अगर आवेश बह रहा है धीरे धीरे, हमारा जो बिजली का तार होता है उसमें क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? आवेश होता है। तो जब आवेश बह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। सिंपल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और चीज़ लिखा हुआ है, जब दो चीज़ के बीच में घर्षण होगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है, दो वस्तु है आपके पास, जब दोनों को पास लाइएगा और दोनों को रगड़िएगा तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। आवेश को छोटा क्यू और बड़ा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर छोटा क्यू या कहीं पर बड़ा क्यू लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आवेश लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ये जो परमाणु की संरचना आपको दिख रही है और ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। और आगे है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कहाँ होते हैं? ये बीच में होते हैं, यानी नाभिक में होते हैं,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को E- तथा प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश की अवधारणा की खोज की थी। वहीं रॉबर्ट मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की थी। और 18वीं शताब्दी के मध्य में 18वीं शताब्दी के बीच में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। अगर आपसे कोई पूछ दे परमाणु कहाँ होते हैं तो आप कह दीजिएगा परमाणु हर चीज़ में होती है और हर परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है। अब समझते हैं आवेश के प्रकार। आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और यह जो है प्रोटॉन में पाया जाता है। और दूसरा है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, यह इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। अब समझते हैं आवेश के उदाहरण और आवेश के नियम। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। मतलब अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तो दोनों समान आवेश है और ये एक दूसरे को धकेलेंगे। जब भी ये पास आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, कहेंगे कि तुम दूर जाओ तो तुम दूर जाओ। ठीक है। और दूसरा क्या है नियम, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर प्लस और माइनस है या फिर माइनस प्लस है तो ये एक दूसरे के पास आते हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है। और कुल आवेश संरक्षण होता है। इसका मतलब है आवेश ना उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ जा सकती है। और इसका उदाहरण समझते हैं, ध्यान दीजिए। पहला उदाहरण क्या है, अगर आप प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं और फिर उसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपकने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघी पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है जो कागज़ के धनात्मक आवेश को आकर्षित करती है। ठीक है। और एक और है उदाहरण, बादलों में घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में असंतुलन हो जाता है तो अचानक बिजली का निर्माण होता है। ठीक है। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।